आइए एक ऐसे मिशन की बात करते हैं जहां दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर था। एक ऐसा मिशन जिसे टेक्निकल और ज्योग्राफिकल दोनों ही पैमानों पर करीब करीब नामुमकिन मान लिया गया था। लेकिन फिर भी एक देश ने गजब की हिम्मत दिखाई और इतिहास का सबसे लंबा एयर स्ट्राइक कर डाला। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सैन्य अभियान को डिकोड करेंगे जिसने मॉडर्न वॉरफेयर को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक बक की। ओके, तो चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं। 12,000 किलोमीटर। ये सिर्फ एक रैंडम दूरी नहीं है, ये इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल दुश्मन था। जरा सोचिए, 12,000 किलोमीटर की दूरी किसी भी नॉर्मल फाइटर जेट की पहुंच से बहुत बहुत दूर होती है, और यही वो इम्पॉसिबल रुकावट थी जिसे पार करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी दूर जाने की नौबत ही क्यों आई। चलिए 1982 में चलते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, फॉकलैंड आइलैंड्स। इसे लेकर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दोनों ही देशों का कहना था कि ये आइलैंड्स उनके हैं। फिर अचानक अर्जेंटीना की मिलिट्री ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अब यूके के लिए ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा गंवाने वाली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्राइसिस था और उनकी ग्लोबल प्रेस्टीज पर एक सीधा वार था। तो अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, 12,000 किलोमीटर की वो विशाल चुनौती। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 12,000 किलोमीटर सिर्फ उड़कर जाने का चैलेंज नहीं था। ये एक भयंकर टैक्टिकल नाइटमेयर था। यूके के मिलिट्री फ्लीट के सामने एक बहुत बड़ा और एकदम क्लियर खतरा मंडरा रहा था। दरअसल फॉकलैंड में मौजूद एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से एक्टिव था। अगर वो रनवे ऐसे ही चालू रहता तो अर्जेंटीना के फाइटर जेट्स वहां से बड़े आराम से टेक ऑफ कर सकते थे और यूके के उन जहाज़ों को पूरी तरह तबाह कर सकते थे जो आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन को इग्नोर करने का मतलब था सीधे सीधे हार को दावत देना। और इसी बड़े खतरे को देखते हुए एक बेहद सख्त मिलिट्री डिसीजन लिया गया। ऑब्जेक्टिव एकदम साफ था, पोर्ट स्टैनली के इस रनवे को हर हाल में तबाह करना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अपने जहाज़ों को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, इस रनवे को पूरी तरह से काम के लायक न छोड़ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, मिशन की तैयारी और उससे जुड़े वो बड़े जोखिम। इस पूरे मास्टर प्लान के सेंटर में थे वल्कन बॉम्बर्स। जब इस मिशन का रफ प्लान दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका सीधा सा कहना था कि 12,000 किलोमीटर दूर जाकर बमबारी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन रॉयल एयरफोर्स का एटीट्यूड एकदम अलग था। उनका जवाब था, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। ये उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जिद थी जो दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स की राय पर भारी पड़ रही थी। और उसी जबरदस्त दृढ़ संकल्प के साथ 30 अप्रैल 1982 की रात को इस महाकाव्य जैसी उड़ान की शुरुआत हुई। असेंशन आइलैंड के बेस से रात के घुप अंधेरे में टेक ऑफ होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल टेक ऑफ नहीं था। सिर्फ एक अकेले वल्कन बॉम्बर को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए उसके साथ 11 टैंकर एयरक्राफ्ट्स के एक पूरे के पूरे फ्लीट को उड़ान भरनी पड़ी। जरा सोचिए, सिर्फ एक विमान को दुश्मन के इलाके में भेजने के लिए हवा में कितनी विशाल संरचना तैयार की गई थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, रिफ्यूलिंग चैलेंज। यहां से इस मिशन का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा शुरू होता है। ये हवा में ईंधन भरने की एक बेहद नाजुक चेन प्रोसेस थी। इसे एक तरह की हवाई रिले रेस समझ लीजिए। प्लेन ए प्लेन बी को फ्यूल देगा, फिर प्लेन बी प्लेन सी को देगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जो फाइनल फ्यूल ट्रांसफर था वो उस अकेले वल्कन बॉम्बर में किया जाएगा जो हमले के लिए आगे बढ़ रहा था। मतलब आसमान में हजारों फीट ऊपर ये इंजीनियरिंग और गणित का एक अद्भुत खेल चल रहा था। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या होता अगर फ्यूल का कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत हो जाता। इस सवाल की ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। गणित की एक छोटी सी भी गलती या टाइमिंग में 1 सेकंड की भी देरी का सीधा मतलब था फ्यूल खत्म। और नीचे क्या था? जमा देने वाला बर्फीला और अंतहीन महासागर, जहां क्रैश होने का मतलब था निश्चित मौत। कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, फाइनली टारगेट पर पहुंचना और वहां से बचकर निकलना। घंटों की उस बेहद तनावपूर्ण और डरा देने वाली उड़ान के बाद फाइनली वल्कन बॉम्बर पोर्ट स्टैनली के ठीक ऊपर पहुंच गया। अंधेरे के बीच एक के बाद एक बॉम्ब गिराए गए और फिर एक बॉम्ब बिल्कुल सटीक निशाने पर एकदम रनवे के बीचों बीच जाकर गिरा। इसका रिजल्ट, रनवे पूरी तरह से तबाह।
इस एक बॉम्ब की छोटी सी लेकिन एकदम पिन पॉइंट चोट ने युद्ध के उस पूरे मैदान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टारगेट को हिट करना तो बस आधा काम था। असली खतरा तो वापसी के सफर में इंतजार कर रहा था। फ्यूल का लेवल खतरनाक तरीके से नीचे जा चुका था और वापसी का रास्ता अभी भी उतना ही लंबा था। हालात इतने खराब हुए कि एक एयरक्राफ्ट को तो बीच में ही इमरजेंसी डायवर्जन तक करना पड़ गया। लेकिन उन तमाम मुश्किलों, पैनिक और अनिश्चितताओं को पार करते हुए चमत्कारिक रूप से वो वल्कन बॉम्बर सुरक्षित वापस लौट आया। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन 5 पर। इस पूरे मिशन का युद्ध पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस अकेले एयर स्ट्राइक ने युद्ध के पूरे मोमेंटम को पलट कर रख दिया। इसके 3 बहुत ही क्लियर नतीजे निकले। पहला, अर्जेंटीना के एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस काफ़ी हद तक ठप पड़ गए क्योंकि उनका मेन रनवे अब किसी काम का नहीं था। दूसरा, यूके को वो टैक्टिकल एडवांटेज मिल गया जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। और तीसरा, पूरी दुनिया के सामने यूके के एक्सट्रीम स्ट्राइक रेंज का एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा जिसने सबको हैरान कर दिया। अंत में ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे गजब की हिम्मत, सटीक गणित और परफेक्शन ने मॉडर्न वॉरफेयर को बुनियादी तौर पर बदल दिया। ये सिर्फ एक बमबारी नहीं थी, ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जहां इंसानी हौसले ने जियोग्राफिकल दूरियों को पूरी तरह हरा दिया। ऑपरेशन ब्लैक बक हमेशा एक ऐसी मिसाल रहेगा जहां फासले हार गए और इरादे जीत गए।